रोम्बर्ग्स मेथड। रोम्बर्ग इन मेथड्स का यूज न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के लिए किया जाता है। इसका यूज डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसका करने से पहले मैं सीधा आपको क्वेश्चन से करवाने वाली हूँ, ये वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला एक यूज होता है। तो फॉर्मूले में एक और मेथड यूज होता है रोम्बर्ग्स मेथड में, तो वो मेथड है ट्रेपेजॉइडल रूल। आप पूछोगे ट्रेपेजॉइडल रूल कैसे यूज होता है, तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देख लेना भाई। इसके पास इंटेग्रल है, इंटेग्रल 0 to 1, बस ये दे दिया और इसका इवेल्युएट करना है बाय रोम्बर्ग्स मेथड। यहाँ पर ये ध्यान में रहना, इसमें एन नहीं दिया होता, ऑर्डिनेट्स नहीं दिए होते। हमने अपनी तरफ से एच को यहां से देख लेना 1 और 0। अगर हम 1 और 0 का मिड पॉइंट निकाले तो क्या निकलता है? 1 + 0/2 करेंगे तो क्या निकलता है? 1 + 0/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो हमने h को ले लिया 0.5। तो h को 0.5 लेने के बाद हमने क्या किया, इस 0.5 को भी हाफ कर दिया। 0.5 का जब हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.25। आगे इसका फिर से हाफ किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.125। हाफ करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर h की 3 वैल्यूज आ गई, h की एक वैल्यू, h की दूसरी वैल्यू, h की तीसरी वैल्यू। तो हमने कैसे यूज करना है, सबसे पहले हमने h की एक वैल्यू ले ली, फर्स्ट वैल्यू h को ले लिया 0.5। जब h को हमने 0.5 लिया, फंक्शन था हमारा ये वाला 1/(x) और x0 की वैल्यू 0, xn की वैल्यू 1। हमने 1.10 भी लिख सकते हैं, इसे सीधा 1 ही लिख सकते हैं। तो हमने मेथड आगे बनाने वाले हैं। टेबल के लिए हमने x0 की जैसे वैल्यू है 0, तो हम निकालते होते आगे y0 के लिए फंक्शन में x0 पुट करते हैं। तो फंक्शन में 1 + 1/0, तो आंसर आ गया 1 लिख दिया। अब निकालना x1, तो x1 निकालते हैं x0 + h। x0 की वैल्यू 0 और h की वैल्यू है हमारे पास 0.5, तो ये तो बन गया 0.5। और इसके कोरेस्पोंडिंग जब y0 की वैल्यू निकालेंगे तो आंसर आ गया हमारा इतना जाएगा आंसर। अब निकालना है x2, तो x2 के लिए होता है x1 + h। x1 हमारा 0.5 और h भी हमारा 0.5, तो आंसर आ गया 1.0। तो इसके कोरेस्पोंडिंग y2 हमारा निकल आएगा, सॉरी यहाँ पर 1 लिखना था, तो y1 हमारे पास निकलेगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 1/2 विच इज इक्वल टू 0.5। तो हमारा ये टेबल बन गया। अब हम यहाँ पर ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करेंगे। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, यहाँ पर लिख देती हूँ फॉर्मूला, h/2 y0 + yn + 2 टाइम्स ऑफ बाकी जितने भी कोऑर्डिनेट्स बचते हैं वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, y0 yn, बाकी एक ही कोऑर्डिनेट बचा था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, h/2 आगे लिखना था वो भी लिख दिया। तो इसका हमारे पास आ जाएगा ये आंसर। अब हम रोम्बर्ग्स मेथड्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसका हमने नाम दे दिया IH। ये नाम ध्यान में रखना, IH की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट है, जब H की वैल्यू हमने यहाँ पर 0.5 की सोल्व की है, अब H की वैल्यू लिखनी है हमने 0.25। अब H की वैल्यू लेंगे हम 0.25, तो फिर से वही ऐसे टेबल बना लिया जैसे हमने पहले बनाया था, वैसे ही हमने टेबल दोबारा बनाया है, वैल्यूज को ऐड करते हुए, x में वैल्यूज को ऐड करते हुए, कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकालते हुए, फिर से ट्रेपेजॉइडल रूल निकालना है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला था h/2 y0, यहाँ पे दोबारा लिख देते हैं, h/2 y0 + yn + 2 टाइम्स ऑफ अदर वेरिएबल्स। तो ये रहा y0, इसको नाम दे दिया हमने y0, y1, y2, y3 एंड y4। y0 एंड y4 लिख दिया, बाकी सारे वेरिएबल 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया ये। इसको हमने नाम दे दिया I, पहले नाम दिया था h, अब नाम दिया h/2, क्योंकि हमने क्या किया था, वो तो सिर्फ h को ले लिया था 0.5, है ना। तो इस h को 0.25 कैसे आया था, जब यहाँ दोबारा देख लो, h हमने नाम दिया था 0.5, ये वाला कैसे आया था, इस 0.5 को 2 से डिवाइड करके। तो अगर इसका आंसर का नाम दिखा IH, तो इसको भी तो 2 वाला डिवाइड वाला लिखेंगे ना, IH/2, तो वो IH/2 आया। अब निकाला ये कैसे निकाला था, इसको फिर से 2 से डिवाइड किया था,
यानी ये तो h है, ये निकला था मैंने h को 2 से डिवाइड करके, अब ये निकला था इसको 2 से डिवाइड करके, यानी h/2 को फिर 2 से डिवाइड किया था, तो यानी कि ये बन गया h/4। ऐसे ही 0.125 का टेबल बनाया ट्रेपेजॉइडल रूल से, वैसा ही सेम किया जो पहले 2 बार मेथड कर चुके हैं, और इसका नाम दे दिया फिर i h/4, क्योंकि इस वाले को फिर से 2 से डिवाइड किया, ये i h/4 की वैल्यू आ गई है। अब हम रोम्बस इंटीग्रल की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेरा तो ये टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने दोबारा वैल्यू लिख दी है i h की, i h/2 की, i h/4 की, अगेन वैल्यूज लिख दी है। टेबल, पहले टेबल तो देख लो, उसके लिए हमें वैल्यूज चाहिए, तो इसके लिए हम फॉर्मूला होता है i। आप सोचोगे ये वैल्यू सीधा कैसे लिख दी, यार पता कैसे चलेगा, ये वैल्यूज निकालनी है, i h/2, इसका पहले देख लो कैसे वैल्यूज निकालनी है, बताती हूँ बाद में कि यही क्यों निकालनी है वैल्यूज। उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/3 4i पीछे वाला माइनस पहले वाला, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास और आई एच की भी है, उसको सोल्व करके हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब i h/2 और h/4 निकालना, उसके लिए 1/3 4i से फॉर्मूला देखो सेम है, 4i पीछे वाला माइनस पहले वाला, कैलकुलेशन हो जाएगी। अब निकालना h/2 h/4 सारी वैल्यूज 1/3, ऐसे फॉर्मूला सेम ही है i 4i। अब ये लास्ट में 2 कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, माइनस फिर बाले दो, इसका आंसर आ जाएगा। इसके लिए रोम्बस इंटीग्रल के लिए हमारे पास एक टेबल होता है, तो हम टेबल बनाने जा रहे हैं वो। तो टेबल कैसे बनना है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास वैल्यूज कितनी थी, है ना, तो अभी तो हमने h को इतना लिया था, अगर हम h को ज्यादा बड़ा अमाउंट भी ले रहे हैं तो हमारा टेबल और आगे तक बढ़ सकता है। हमारे पास टेबल ये बनेगा i h h/2 i h/4, ये 3 वैल्यूज थी। अब ने क्या किया, अब हमने इसमें ये वैल्यू फाइंड करेंगे i h एंड h/2, h एंड h/2, इन दोनों में h/2 एंड h/4, h/2 एंड h/4, इसके कोरस्पोंडिंग ये वैल्यू निकली और इसके कोरस्पोंडिंग ये वाली। अब इन दोनों के कोरस्पोंडिंग वैल्यू निकलेगी i h h/2, अब इसमें भी h/2 कॉमन है, तो हमने एक बार लिखेंगे h/2 और साथ में h/4, ये हमारी होगी टेबल की वैल्यू। लेकिन अगर हमने h इस हिसाब से लिया, अगर h को एक बार और 2 से डिवाइड किया होता तो हमारे पास एक और बनना था i h/8, तो इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू निकलनी थी i h/4 h/8, इसके कोरस्पोंडिंग अगेन एक वैल्यू बननी थी i, ये वाली पहले तो ये पूरी लिख लेंगे h/2 एंड h/4 और बाद में h/8। अब इनके कोरस्पोंडिंग फिर एक वैल्यू बननी थी i h h/2 h/4, पहले तो हमने ये सारी लिख ली, अब रिपीट कौन से हो रही है, ये दोनों रिपीट हो रहे हैं, तो सिर्फ h/8 बचा, तो h/8 लिख लेंगे। तो अब तो ये टेबल्स तब तो बन गई, लेकिन रोम्बस इंटीग्रल का मेन आंसर क्या है वो तो अभी पता ही नहीं चला, है ना। तो अगर हम ये भी जो भी लिखा है इसको अगर टेबल की फॉर्म में इस पर सारी वैल्यूज लिख दी हमने, जितनी भी वैल्यूज कैलकुलेट की थी वो सभी हम लिख देंगे, तो लास्ट में जो भी ये लास्ट वाला जो आंसर होगा ना हमारी कैलकुलेशन का या हमारे टेबल में, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा लास्ट में,